यह कहानी युद्ध की भयावहता और उसके असर को दिखाती है, जो न केवल देश को तबाह कर देता है बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है। यह कहानी कोरियाई लड़कियों के एक समूह की है, जिन्हें जबरन उठा लिया जाता है और एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां हजारों जापानी सैनिक रहते हैं। इन सैनिकों को इन लड़कियों के साथ कुछ भी करने की छूट होती है, क्योंकि उन्हें कंफर्ट वुमेन का दर्जा दिया गया है। इनमें से कुछ लड़कियां तो केवल 13-14 साल की ही होती हैं। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है, जो सिलाई का काम कर रही होती है और साथ में टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही होती है। इंटरव्यू में एक महिला उस दौर की अपनी भयावह आपबीती सुना रही होती है, जब इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उस महिला के साथ 32 साल तक दुष्कर्म किया गया, जो तब जाकर रुका जब जापान ने युद्ध हार दिया। उसकी बातें सुनकर वह बुजुर्ग महिला खो सी जाती है और अपने अतीत को याद करने लगती है, ये जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा था। उस दौर में एक छोटे से गांव में शांति भरी जिंदगी थी। हरियाली और खुशियों से भरा वह गांव बेहद खूबसूरत था। वहीं 14 साल की जंग नाम की एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। तभी दूर से कुछ जापानी सैनिक आते हुए नजर आते हैं। वे लड़कियों की ओर अजीब सी मुस्कान से देखते हैं, जिसे देखकर जंग डर जाती है। उसके माता पिता पहले ही उसे और बाकी लड़कियों को समझा चुके होते हैं कि अगर वे इस वर्दी में किसी को देखें तो उनसे दूर रहें। जंग ताबीज में बहुत विश्वास करती है, क्योंकि उस दौर में कोरिया में ये काफी प्रचलित था। वह एक ताबीज ले लेती है और पास रख लेती है, ये सोचकर कि ये उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। लेकिन जब वह घर लौटती है तो उसकी माँ को इस बारे में पता चल जाता है। उसकी माँ इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। उनका मानना था कि जो भी होगा वह ऊपर वाला ही तय करेगा। इसीलिए वह अपनी बेटी को बहुत मारती है, जिससे उसके पैरों में घाव हो जाते हैं। रात में वह उन घावों पर मरहम लगाते हुए दिखती है। क्या करें, आखिर है तो वह माँ ही। उन्हें यह बताना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी बीच उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिससे जोंग की माँ कहती है, कल कुछ जापानीज आए थे, वे पड़ोस वाली बेटी को अपने साथ ले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। उनका कहना था कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, इसीलिए अब वे उसकी देखरेख करेंगे। ये सब सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय उन गरीब लोगों पर क्या बीत रही होगी। जो भी लड़की होगी वह तो यही सोच रही होगी कि काश उसकी बेटी ही न होती। एक दिन जब जॉन खेल कर आ रही होती है तो देखती है कि उसके घर पर कुछ जापानीज आए हुए हैं, जो उसके माँ बाप से कुछ कह रहे हैं। उसकी माँ उनसे बार बार कह रही है, अभी वह बड़ी नहीं हुई है, उसे कुछ दिन और दे दो। लेकिन तभी जॉन्ग वहाँ आ जाती है। उसे देखकर एक सैनिक अपनी हैवानियत भरी नजरों से घूरता है और उसकी माँ से कहता है, यह अब तैयार है, हमें देर हो रही है। बेचारी माँ कुछ नहीं कर पाती सिवाय इसके कि अपनी बेटी को अंदर ले जाकर यह कहे, तुम ये पैसे रख लो, अगर जिंदा बच गई तो कहीं भाग जाना। जी हाँ दोस्तों, ये एक माँ के शब्द थे, जिसे पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या जुल्म होने वाला है। लेकिन जोंग अकेली नहीं थी। वहां खड़ी ट्रक पर तकरीबन 10 और लड़कियां थीं, जो लगभग एक ही उम्र की थीं। जापानीज सैनिक उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहे थे, इसलिए ये सबको पता था, पर उन लड़कियों को नहीं। जॉन को जाते हुए देखकर उसकी माँ अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ट्रक चल पड़ा और एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुका। कुछ ही देर में एक ट्रेन आई, जिसमें इन सभी लड़कियों को एक बोगी में बैठा दिया गया। वहां पहले से भी कुछ और लड़कियां मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी और जोंग बिना कुछ सोचे समझे सबकी ओर देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर अपनी साइड में बैठी हुई लड़की पर पड़ती है। बात करने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम योंगी है। उसकी उम्र तो जोंग से भी छोटी है, वह अभी मात्र 14 साल की है। योंगी बताती है कि उसकी माँ का देहांत हो गया था और कुछ दिन पहले ही वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब इस बारे में जापानीज सैनिकों को पता चला तो वे उसी दिन उसके घर आ गए। उसकी माँ को जलाए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वे सभी उसे पकड़ लेते हैं। योंगी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब लंबे सफर के बाद बिना खाने पीने के उन्हें चाइना में उतारा जाता है। वहाँ भी जापानीज सैनिक मौजूद थे, जो सभी लड़कियों को बारी बारी से ट्रक से उतारना शुरू करते हैं। फिर उन सभी को एक जगह ले जाया जाता है, जो कि जापानीज आर्मी का कैंप था। वहाँ के ट्रेनिंग सोल्जर, जनरल और कुछ बूढ़े मेजर भी मौजूद थे। इतने में वहाँ पहले एक आदमी आता है, जो सभी लड़कियों से कहता है, आज से यह तुम्हारा घर है, हम तुम्हारी फैमिली हैं, इसलिए जो कुछ भी हम कहें तुम्हें करना ही होगा। इसके बाद वह नूरी नाम की एक लेडी को अंदर बुलाता है, जो उन्हीं लोगों के लिए काम करती थी। उसका काम था कि जितनी भी लड़कियां वहां आए, उनकी उम्र पूछना, उनका चेकअप करवाना और बाकी चीजों की व्यवस्था करना। आज जब वो सभी लड़कियों की उम्र पूछ रही थी, तो सबसे पहले जोंग को उठाती है और उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर जाती है। रास्ते में जोंग बहुत सारी औरतों को देखती है, जिन्हें बंद करके रखा गया था। इसके बाद जोंग को एक डॉक्टर चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी हर एक बॉडी पार्ट की जांच की जाती है। इस दौरान जोंग बहुत डर रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर किसी तरह उसका चेकअप कर लेता है। इसके बाद नूरी वही औरत उसे दिलासा देती है कि
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसे नहलाया जाता है और कुछ खाने को दिया जाता है। वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मानो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद जब जॉन्ग की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा हुआ पाती है। वह आदमी उसे कुछ अजीब अजीब चीजें करने को कह रहा था, जैसे कुत्ते की तरह भौंकना या किसी डांसर की तरह डांस करना। लेकिन जॉन्ग ये सब कुछ नहीं करती। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए वह चुप ही रहती है। इस पर वह आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। इतना मारता है कि जॉन्ग बेहोश हो जाती है। फिर वह इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। उस दौरान पूरे कैंप में हर तरफ लड़कियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब हम उस मंजर को देखते हैं तो रूह कांप जाती है। कोई किसी को पीट रहा है तो कोई किसी के साथ वह सब कर रहा है। एक लड़की तो खुद अपनी जान तक ले लेती है। ये सब पूरी रात चलता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन लड़कियां वहीं रह जाती हैं। सुबह का सूरज निकलता है तो कुछ गिनी चुनी लड़कियां ही बाहर नजर आती हैं। मतलब कुछ लड़कियां अभी भी कैंप के अंदर हैं। जो खड़े होने की हालत में थीं, वे बाहर आ गई थीं, जबकि बाकी पहले से ही सेल में बेहोश पड़ी थीं। उसी दौरान एक लड़की जो पहले से ही काफी समय से वहां रह रही थी अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि इसी कैंप में उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। कोई लड़का उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन जब जनरल को उनके बारे में पता चला तो उसने सभी के सामने उस लड़के को बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर बाकी लड़कियां सन्न रह जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि यहाँ किसी भी चीज की आजादी नहीं है, और ये बात तो उन्हें पिछली रात ही समझ में आ गई थी। फिर एक दिन कुछ कोरियन आर्मी के सैनिक इस कैंप पर हमला करते हैं। शुरुआत में जापानीज सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे कोरियन सैनिकों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। उधर जापानीज सैनिकों के पास एडवांस हथियार थे, जिससे वे आसानी से उन पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इस हमले से जनरल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वह एक लड़की को चुनता है और उसके साथ वह सब करता है, जिससे वह अधमरी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर अभी भी जान बाकी थी, इसीलिए डॉक्टर उसे चेक करते हैं। पर मौका देखकर वह लड़की भागना शुरू कर देती है। अफसोस कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो शायद बच जाती, क्योंकि कैंप से बाहर भागने का मतलब है मौत को दावत देना, जो उसे उसी समय मिल भी जाती है। अगले दिन उसकी माँ के सामने उसकी बेटी की आधी कटी पटी लाश लाकर फेंक दी जाती है। यह देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वह जापानियों को बहुत कुछ सुनाती है और उन्हें गालियां देती है, पर उसने यहाँ भी गलती कर दी। उसकी खुशनसीबी थी कि उसे कम से कम अपनी बेटी की लाश देखने का मौका तो मिला, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और उसे भी उसकी बेटी के पास भेज दिया जाता है। जी हाँ, उसे भी मार दिया जाता है। फिर वापस आते समय उन्हें रास्ते में कुछ दूसरे गाँव की लड़कियां दिखती हैं, जिनके साथ भी वे वही करते हैं जो सालों से होता आ रहा है। उधर जंग की हालत पहले से और भी बुरी हो गई है। तभी उसके पास तनाका नाम का एक सोल्जर आता है, जिसे उसके साथ इंटीमेट होना था, जैसे हर दिन कोई न कोई होता था। जंग उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वह इतनी कमजोर और हताश हो चुकी थी कि उसके मुंह से अपना नाम तक नहीं निकल पा रहा था। तनाका जंग को देखकर ही रुक जाता है और फिर उसे पैसे देकर कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी छोटी बहन जानी से मिलती है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस कैंप में बस यही सब नहीं होता था। इन लड़कियों को कम्फर्ट वुमेन बनने के साथ साथ असल में किसी गुलाम की तरह रात दिन काम भी करना पड़ता था, जिसमें लड़कियों को उठाना, खाना बनाना, सोल्जर्स को नहलाना और भी बहुत कुछ शामिल था। एक दिन जंग के पैर में चोट लग जाती है, जिसके इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है। वहाँ वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसकी मंथली साइकिल आना शुरू हो गई थी, जिससे उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। नूरी आकर उसे साफ करती है, लेकिन वह बेहोश थी। बेहोशी में भी उसे वही मंजर याद आता है और तभी उसे अपनी माँ की गोद याद आ जाती है, जिस तकिए में सिर रखकर वह अपने बचपन में आराम से सोती थी, जिस माँ ने उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलते हुए उसे दुलार दिया था। अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दोपहर तनाका छुपकर जंग से मिलता है और उसे कुछ दवाइयां देता है, जिससे वह जल्दी ठीक हो सके। साथ ही वह उसे एक रास्ता भी बताता है। कैंप के पीछे एक होल है, जहाँ से वह भाग सकती है। ये सुनकर जंग बहुत खुश हो जाती है। रात में वह अपनी कुछ दोस्तों को इस बारे में बताती है। धीरे धीरे वे सब एक प्लान बनाते हैं कि कैसे यहाँ से भागा जाए। एक रात जब सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो वे सभी इकट्ठा होती हैं और भागने की तैयारी करती हैं। जंग सबसे आगे थी। तभी नूरी उन्हें कैंप से बाहर जाते हुए देख लेती है, लेकिन वह चुप रहती है। वह सोचती है, अगर ये लोग भाग भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी। यही सोचकर वह चुपचाप अपनी सेल में लौट जाती है। लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी न जाने कैसे कुछ जापानियों को उनके भागने की खबर लग जाती है। हालांकि तब तक वे लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन अंधेरे की वजह से एक लड़की उनसे अलग हो जाती है और बिछड़ जाती है। जापानी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, उसके बाल नोच लेते हैं। वह चीखती चिल्लाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। कुछ और लड़कियों को भी पकड़ लिया जाता है, जबकि जो बच पाती हैं वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सेल में वापस लौट जाती हैं। अगले दिन उन तीनों लड़कियों को सभी के सामने बहुत बेरहमी से मारा जाता है। उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। यह सब देखकर एक दिन जंग खुद अपना खाना लेकर उस लड़की के पास जाती है, जिसे
जेल में बंद रखा गया था। वह उसे अपना खाना देती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोती हैं, लेकिन यही सच्चाई थी। फिर एक दिन उन तीनों लड़कियों को एक ट्रक में लादकर कहीं ले जाया जाने लगता है। वहाँ पर सभी से कहा जाता है कि इन लड़कियों को हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, जहाँ उनका इलाज होगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं कि अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही थी। वास्तव में उन तीनों लड़कियों को एक ऐसी जगह ले जाया गया जो जंगल के बीचों बीच थी। वहाँ एक गड्ढा था जिसमें पहले से ही न जाने कितनी लड़कियों की लाशें पड़ी थी। उन तीनों को भी वहीं बैठा दिया जाता है बिना कपड़ों के। फिर सैनिकों को बंदूकें दी जाती हैं, जिनमें से एक तनाका भी होता है। उन सभी से कहा जाता है कि इन लड़कियों को मार दो। दो सैनिक बिना वक्त गनवाए गोली चला देते हैं, लेकिन तनाका नहीं कर पाता। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यही चीज उसकी मौत की वजह बनती है, क्योंकि जनरल उसे भी गोली मार देते हैं और फिर उसकी लाश को भी उसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इसके बाद वे सभी लाशों को जला देते हैं। कुछ इस तरह उन तीनों लड़कियों का अंत हो जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा। अगर जी भी जाती तो क्या करती, इसलिए मौत ही सही। कम से कम यहाँ इस धरती पर नहीं, लेकिन आसमान में उन्हें सुकून जरूर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी वही अमानवीय घटनाएं चल रही हैं। फिर एक शाम अमेरिका जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है, जिससे पूरे जापान में तबाही मच जाती है। इस कारण जापान कमजोर पड़ने लगता है और अंत में उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। इसी वजह से अब सभी कैंप बंद करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जापान अगर इन लड़कियों को जिंदा छोड़ देता तो पूरी दुनिया में उनकी बदनामी होती, इसलिए वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। सैनिक उन लड़कियों को भी जंगल में ले जाते हैं और उन्हें एक एक कर मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से कोरियन आर्मी आ जाती है, जिनके साथ अब अमेरिका भी था। वे सभी जापानी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जंग और इंडी वहाँ से भाग जाती है। वे दूर घास के बीच जाकर छिप जाती हैं और राहत महसूस करती हैं कि अब वे बच गई। लेकिन तभी वहाँ एक जापानी सैनिक आ जाता है। एक कोरियन सैनिक उसे मार गिराता है और फिर दोनों को वहाँ से लेकर जाता है। पर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि वह जापानी अपनी आखिरी समय में भी उठ खड़ा होता है। अपनी जान बचाने के लिए जंग उसके सामने आ जाती है, जिससे उसे गोली लगती है और वह वहीं मारी जाती है। लेकिन जाने से पहले वह कहकर जाती है कि आगे जाकर सभी को हमारी तकलीफों के बारे में जरूर बताना। सबसे ज्यादा योगदान इस जंग में हमारा ही था। यह बोलकर वह अपनी आखिरी सांस लेती है। इतनी सी उम्र में उसने इतना सब कुछ सहा, लेकिन किसी भी इतिहास की किताब में उसके बारे में कोई नाम नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1991, जहाँ हम सोनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी आवाज एक हादसे के कारण चली गई थी। इसी वजह से उसकी माँ उसे एक जादू टोना करने वाली औरत के पास लेकर जाती है, जो उन्हें बताती है कि लड़की किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकती है। खैर, कुछ दिन बाद उसकी आवाज ठीक हो जाती है। इसके बाद हम उसे एक दुकान पर देखते हैं, जहां उसे कुछ पुराने जमाने के ताबीज दिखते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत ने बनाए थे। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि योंगे ही थी, जो अब तक अपनी पूरी कहानी हमें सुना रही थी। उस ताबीज को देखकर सोनी को उसका पूरा अतीत याद आ जाता है। वह यह भी जान जाती है कि जंग ने उसके लिए अपनी जान दी थी, इसीलिए वह योंगे ही से कहती है आपको उनसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि उनकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। अब वे लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ वे जंग मिन की आत्मा को बुलाते हैं। उसे देखकर योंगे ही इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। फिर सोनी एक एक करके सभी कन्फर्ट वुमेन की आत्माओं को बुलाती है और उन्हें मुक्ति दिलाती है। उधर हम जंग मिन को देखते हैं, जो वही तावीज लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे गले लग जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।